नमस्कार, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है जन पत्रिका विश्लेषण कार्यक्रम में। आज आकृति सिंह जी की पत्रिका का तीसरा भाग। जैसा कि सभी जानते थे कि उनके प्रश्न काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि 3 भागों में बांटा गया था। पहला भाग मौजूद हो चुका है, उनमें गुरु चांडाल योग, उनके नकारात्मक प्रभाव के बारे में। द्वितीय भाग में पैसों की स्थिति। अभी तीसरे भाग में विदेश यात्रा। आकृति सिंह जी ने जो प्रश्न पूछा था विदेश यात्रा की, उनका आज उत्तर तीसरे भाग में मिलने वाला है। चूँकि आकृति सिंह जी के प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ेंगे, विदेश यात्रा से जो जुड़े प्रश्न थे, पर उनके पहले जो अभी विश्लेषण कार्यक्रम चल रहे हैं, विशेषकर ऑफलाइन वाली, उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं कि शनि और चंद्र की युति। क्योंकि सभी को पता है कि गुरु चांडाल योग तभी होते हैं जब गुरु और राहु की युति होती है, जैसे इनके द्वादश भाव पर आकृति सिंह जी की, तब जाकर ही गुरु चांडाल योग होते। पर शनि और चंद्र की जो युति है, हमेशा विष योग नहीं होते। जैसे कि द्वितीय भाग में डिस्क्रिप्शन में बताए थे कि शनि और चंद्र आमने सामने भी आ जाए, अगल बगल भी बैठे, दृष्टि युति भी हो, कुछ भी हो सकती है, फिर भी हमेशा ये विष योग कहना सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विष योग तभी हो सकते जब दोनों का उपाय करना पड़े, तो दोनों ही पत्रिका में मारक हो, तभी जा कर के। या फिर 6, 8, 12 इन भावों में युति बनती हो, वहाँ पर रत्न धारण नहीं किया जा सकता। अब इन दोनों भावों पर ध्यान देंगे जहाँ लाल रंग से इंडिकेट की हुई है। एकादश भाव में शनि और लग्न में चंद्र। क्योंकि इनकी पत्रिका अभी, उनका जो प्रश्न था विदेश यात्रा की, वहाँ आएंगे, उस प्रश्न भी लेंगे, उनका समाधान भी बताएंगे। पर अभी जो विश्लेषण में लोग पूछते थे शनि और चंद्र के बारे में, क्योंकि अलग से वीडियो बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि और भी काफ़ी सारे लोगों की पत्रिका है, उनके भी समय दी हुई है। इसीलिए इसी भाग में ही, क्योंकि आंसर बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसीलिए इसी भाग में ही दे देते, ताकि जो लोग विश्लेषण कार्यक्रम में भाग लेते हैं, जो देखते रेगुलरली देख रहे हैं, उन्हें ये आंसर मिल ही जाएगी। और खैर आगे भी कई सारे विश्लेषण आएंगे। पिछले बार भी जो पुराने वीडियोस थे उसमें भी आए थे। आशा है कि इतने सारे विश्लेषण कार्यक्रम को देखने के बाद, इतने सारे एनालिसिस को करने के बाद और कोई आंसर शायद अभी बची ना हो। यहाँ इस पत्रिका को अगर एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर ले, तो शनि की तृतीय दृष्टि, पहली जो शनि की तृतीय दृष्टि लग्न भाव पर, लग्नेश पर भी, लग्न भाव पर भी, क्योंकि दोनों ही चंद्र का ही भाव है, कर्क लग्न की पत्रिका है। उदाहरण स्वरूप देखेंगे तो शनि की दृष्टि चंद्र पर भी है, चंद्र के घर पर भी है। अब यहाँ देखिए एक बात, इसे सीधे तौर पर विष योग नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर चंद्र का रत्न मोती पहन लेते हैं, चूँकि अभी पहनना नहीं है, आकृति सिंह जी आपके लिए नहीं है, आपका उदाहरण है, जस्ट आपके पत्रिका का उदाहरण दे करके बाकियों के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर भी दे रहे। चंद्र का रत्न अगर यहाँ धारण कर लेंगे तब क्या होगा? तो विष योग का प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो गया, पूरी तरह से ये कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि शनि की पहली दृष्टि चंद्र के ऊपर है और चंद्र लग्नेश है, लग्न भाव में ही मौजूद है, तो उनका रत्न पहन लेंगे तो चंद्र पीड़ित हुए ही नहीं। तो चंद्र जब पीड़ित हुए ही नहीं, तब विष योग कैसे निर्माण हो गया? विष योग तो तब निर्माण होता है जब चंद्र पीड़ित हो और उनका रत्न धारण न किया जाए। तो दोनों के उपाय करने पड़ते हैं, चंद्र के भी, शनि के भी। पर शनि और चंद्र की जो युति है, चाहे वो आमने सामने हो, जैसे इस पत्रिका में देखिए चंद्र और बुध आमने सामने, आमने सामने माने एक दूसरे के आमने सामने, एक लग्न में, एक सप्तम में, एक चतुर्थ में, एक दशम में, एक तृतीय में, एक भाग्य भाव में, एक अष्टम भाव में, तो द्वितीय भाव में, आमने सामने जैसे बोलते हैं। ठीक वैसे शनि चंद्र अगर आमने सामने हो जाए, जैसे यहाँ पे दृष्टि युति हो रही है, कहीं पर एक साथ इकट्ठे बैठे होते हैं एक ही भाव में, कहीं पर आप देखेंगे आमने सामने होते हैं, तब भी जय कहीं भी हो, अगर रत्न पहन करके ये भंग किया जा सकता है विष योग को, तो ये विष योग नहीं होता। पर एक चीज़ यहाँ देखने वाली बात है, पर अभी जो बताने वाला हूँ उसे ध्यान से देखिए। क्यों? शनि जिसके पत्रिका में देखिएगा भूत प्रेत साप योग होंगे, मतलब शनि और राहु की युति, चाहे वो दृष्टि युति हो, एक साथ बैठे हुए हो, आमने सामने हो, कहीं भी हो, कोई भी युति राहु और शनि से जुड़े भूत प्रेत साप योग जिसकी भी पत्रिका में जिस भी भाव में बनती हो, उस
उसी पत्रिका में देखेंगे शनि और चंद्र की भी युति मौजूद होंगी। क्यों? ये हर एक पत्रिका में होती है। जिनकी पत्रिका में भूत प्रेत शाप योग होती है उनके पत्रिका में शनि और चंद्र की युति भी मौजूद होती है। फिर से दोहरा रहा हूँ, चूँकि 2 बार दोहरा चुका हूँ, फिर से और एक बार दोहराता हूँ। जिनकी पत्रिका में राहु और शनि की युति होती है, चाहे वो दृष्टि युति हो, एक साथ युति हो, किसी भी तरह से युति हो, जिस भी भाव में, उसी पत्रिका में शनि और चंद्र, राहु और शनि की जहाँ भूत प्रेत शाप योग की युति हुई, उसी पत्रिका में शनि और चंद्र की भी युति मौजूद होंगी। क्यों? जब कोई इंसान मरता है, शरीर छूटा अभी, तो उसके बाद क्या होता है, पूजा पाठ होती है उनकी। तो पूजा पाठ 3 प्रकार की होती है। एक होता है बहुत ज़्यादा श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करना, एक होता है नॉर्मल टाइप से पूजा पाठ करना। ठीक है, पूजा पाठ किए करना है, फॉर्म ही नहीं है, अगेंस्ट में भी नहीं है। एक होता है पूजा पाठ ना करने के बराबर का पूजा पाठ करना, मन नहीं है पूजा पाठ करने का, फिर भी करना पड़ेगा, नियम है इसीलिए। जिनका शरीर छोड़ने के बाद पूजा पाठ ठीक से ना हुई हो, या फिर पूजा पाठ करने में कहीं कोई कमी रह गई हो, नियम ठीक से फॉलो ना किया गया हो, तब जा कर के ये योग बनती है। चंद्र है हमारा मन, चंद्र का भाव जो है वो भी हमारा मन है। जहाँ हम दूसरों को मर्डर करते हैं, जहाँ हम दूसरों को मारे हैं, दूसरों को भी मारे हैं, खुद भी उसी तरह से प्रॉब्लम हुआ है, उनका भी पूजा पाठ नहीं हुआ, खुद का भी पूजा पाठ ठीक से नहीं हुआ, तब जाकर के इस प्रकार के योग बनते हैं। और कई बार जब पत्रिका विश्लेषण के लिए जाते हैं तब काफ़ियों के पत्रिका में देख सकेंगे कि चंद्र और राहु की युति बैठी हुई है। चंद्र राहु आमने सामने है, चंद्र राहु एक ही भाव में इकट्ठे बैठे हुए हैं, या फिर चंद्र राहु कहीं ना कहीं से दृष्टि युति किसी भाव पे बनती है। ये भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये भूत प्रेत शाप योग भले उसमें ना हो तो भी चलेगी। अगर उस पत्रिका में, किसी एक पत्रिका में जहाँ राहु और चंद्र, राहु शनि तो भूत प्रेत शाप योग निर्माण करते ही है, पर जहाँ राहु और चंद्र की युति बनती है जिस भी पत्रिका में, भले ही उस पत्रिका में भूत प्रेत शाप योग की युति ना बनी हो, फिर भी ये दर्शाती है कि उनकी पूजा पाठ पिछले जन्म में ठीक ठाक से नहीं हुई। क्यों? जब इंसान शरीर से बाहर निकलता है, शरीर में रहते काफ़ी ज़्यादा इच्छाएं मौजूद होती है। सोचते मेरे बच्चे मेरे लिए ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बच्चों की तरफ से इच्छाएं होती है, किसी का किसी और से साथ इच्छा रहती है। तो शरीर से जब बाहर निकलते हैं और जब वे देखते हैं कि हमारे पूजा पाठ उतनी अच्छे से नहीं हो रही है, हमारे जो बच्चे या फिर जो कोई भी रिश्तेदार है, जो कोई भी है जो पृथ्वी पे मौजूद है, वे हमें उतना ज़्यादा श्रद्धा नहीं कर रहे हैं, हमें उतना ज़्यादा पूजनीय नहीं मानते। जब वो शरीर छोड़ने के बाद ये परिस्थिति को देखते हैं, तब जो उन्हें मन में बुरा लगता है, तब उन्हें जैसा फील होता है, यही अगले बार पत्रिका निर्माण होती है पृथ्वी में आने के पहले, तब इस प्रकार की युति तैयार होकर के पहुंचती है, ये बताने के लिए कि पिछले जन्म के जो इच्छाएं थी, जो सेटिस्फैक्शन था, वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। कहीं ना कहीं परिस्थिति, इच्छाएं अनसेटिस्फैक्टरी रह गई। अब इनके देखेंगे कि जब राहु और चंद्र, या फिर चंद्र और शनि, राहु और चंद्र, शनि और चंद्र, इन दोनों की युति जहीं कहीं भी होती है, मन को बुरा लगता है। देखेंगे लोग एक ही बात बोलते हैं, मन से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, मन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है। पिछली बार भी जो पुराने पत्रिका विश्लेषण हुए हैं, वहाँ जो कार्यक्रम को देखते हैं वो देख पाएंगे कईयों की लग्न में मौजूद होती है, कहीं के चंद्र में, किसी की भी पत्रिका में, जैसे शायद दूसरे किसी विश्लेषण पत्रिका आई थी इसी यूट्यूब पर ही, उनके अभी भी याद है कि लग्न में चंद्र थे, भाग्य भाव से राहु भी देख रहे थे, चतुर्थ भाव से शनि भी देख रहे थे, यानी कि चंद्र पूरी तरह से पीड़ित थे। चंद्र राहु की भी युति, चंद्र शनि की भी युति, दोनों की भी युति थी। भूत प्रेत शाप योग भी वहीं पे चंद्र के भाव पर ही निर्माण हो रहे थे। तो उसको हटाने के लिए, क्योंकि चंद्र को सही करना था, इसीलिए मोती उन्हें पहना दिया। मोती पहनना जरूरी था, मोती का रत्न पहन लिए चांदी की अंगूठी में।
वो जो कॉम्बिनेशन थी जो लग्न भाव पर थी, वो क्या दर्शाती है? मन में हमेशा बुरा लगता है, मन हमेशा डिप्रेस्ड, हमेशा भय, हमेशा तनाव। कोई कुछ बोल भी देगा ना, अच्छे मन से भी बोलेगा तो भी मन में लगेगा, भले ही वो इंटेंशन ख़राब नहीं था, फिर भी बोल रहा है, फिर भी मन में लगेगा। छोटी छोटी बातें मन में लग जाएगी, हर एक बात दुखी कर जाएगी। क्यों होती है? क्योंकि पिछले जन्म की जो इच्छाएं थी, शरीर छोड़ने के बाद हमने जो इच्छाएं रखी थी, बाद में हमें पता चला कि लोग हमें उतना पूजनीय नहीं मानते, उतना ज़्यादा श्रद्धा नहीं करते। तब जो हमारे मन में जो दुख हुआ, तब जो हमारे मन में जो तकलीफ पहुंची, वही जा कर के अगले बार इस प्रकार की पत्रिका निर्माण होकर पृथ्वी पर हम पहुँच गए। पर पृथ्वी पर पहुँच तो गए, पर एक चीज़ जानेंगे, पृथ्वी पर पहुँच तो गए, पर यहाँ पर भी प्रॉब्लम चलती रहेगी। वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड हो गई ना। अब तो पृथ्वी पर आ तो गए, बच्चे जन्म लिया। अब बच्चे जन्म लेते ही तो कोई श्राद्ध कर्म करना शुरू नहीं करेगा। बच्चे आए तो उनका अन्नप्राशन होगा, उनका और अनुष्ठान होगा, श्राद्ध नहीं होगा उनका। तो श्राद्ध तो अधूरा रह गई, उनका तो पूजा पाठ हुआ नहीं। इनके ऐसे ही लोगों को देखेंगे और भी कई ज़्यादा है। जैसे देश में, पता नहीं वीडियो में बोलना सही नहीं होगा कि नहीं, फिर भी बताते हैं, क्योंकि विश्लेषण में इतना ऑफलाइन वाली में बताएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएंगी, लोग भय पा जाएंगे। फिर भी बताते हैं, जैसे टेररिस्ट वगैरह हो गए, जैसे जिन लोगों की कोई भी नहीं है, ऐसे कई लोगों के होते हैं, देखेंगे कि पूरा घर परिवार पूरा सपाचाट, कोई नहीं बचा। ये आतंकियों का नहीं, साधारण जनता का भी होता है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, एक जन गए, साथ साथ और एक जन भी चले गए, ऐसा करते करते पूरा एकदम परिवार ही सपाचाट। गाड़ी से कहीं जा रहे थे, गाड़ी पूरा एकदम ब्लास्ट कर गया, सारे के सारे घर के लोग मारे गए, कोई बचा नहीं। तो उनका पूजा पाठ कौन करेगा? पूजा पाठ करने वाला अब कोई है ही नहीं, कोई बचा ही नहीं है, न परिजन बचे न कोई बचा है। अब जब शरीर से बाहर निकले, उन्हें तो पता है हमारा पूजा पाठ अब होने नहीं वाला। कौन करेगा? कोई करने वाला भी नहीं है, कोई हमें जानता तक नहीं है, हमारा नाम तक किसी को नहीं पता होगा, तो कौन पूजा पाठ करेगा हमारी? उसी तरह आतंकियों का भी वैसे ही होता है, एक दूसरे से लड़ाई करते ऊपर से बम आ गिरा, पूरा एकदम सपाचाट। तो उनका पूजा पाठ कौन करेगा? उनकी इच्छा तो वैसे ही अधूरी रहेगी। तो नेक्स्ट जन्म जब होती है, नेक्स्ट जन्म से जब पृथ्वी पर आते, इस प्रकार की युति बन जाती है। मंगल की उटपटांग युति बनेगी, स्पेशली आतंकियों की पत्रिका में। उसके साथ साथ चंद्र भी गए, राहु तो प्रबल हो ही जाएंगे साथ में। नकारात्मक ग्रह जितने भी है, शनि राहु केतु, तीनों ही प्रबल हो जाएंगे, तीनों ही शक्तिशाली हो जाएंगे। सुबह ग्रह की पावर डाउन हो जाएंगी। तब क्या होगा? पूरा पत्रिका नकारात्मकता, हर एक जगह जहाँ जैसे पैसे कमाना, जितने भी शुभता वाली ऑस्पिशियस वाली चीज़ें सब डाउन हो जाएंगी। पैसे कमाना, ऑस्पिशियसनेस वो भी गई, जहीं कहीं भी ऑस्पिशियस पूजा पाठ कभी भी मन नहीं लगेगा। और जब इस प्रकार से नकारात्मक ग्रहों की शक्तियाँ ज़्यादा बढ़ती है, एग्जाम्पल उदाहरण ले सकते हैं कि राहु केतु उच्च हो गए, पत्रिका में राहु केतु उच्च हो गए, केंद्र भाव में आ गए। केंद्र किसे बोलेंगे? 1 4 7 10, यही हमारा केंद्र होगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट लाइफ वही है हमारा। लग्न मतलब हम खुद, 4 हमारा मन, हमारा घर परिवार, गाड़ी वगैरह सब कुछ। सप्तम हमारा मैरिज, जीवन साथी, हमारा वाइफ हस्बैंड। दसम हमारा जॉब बिजनेस। सारे जो चारों है, इसको इसलिए केंद्र बोला जाता है, क्योंकि जीवन का मेन उद्देश्य चारों ही है। बाकी तो आसपास है त्रिकोण, ट्रायंगल तो रहते ही है, पर केंद्र जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेन इम्पॉर्टेंट जगह मौजूद है वहाँ पे जीवन में। बिना उनके जीवन पूरी तरह खाली है, बिना जॉब बिजनेस के पूरी तरह जीवन खाली, बिना जिनके शादियाँ नहीं होती उनकी भी जीवन गई पूरी खाली, जिसका घर नहीं है कुछ नहीं उनकी भी ज़िंदगी नहीं है, और जिनका लग्न नहीं है वो तो फिर इस पृथ्वी से निकल गए। तो इसी तरह से जो केंद्र भाव है 1 4 7 10, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट फील्ड है। शादी करेंगे उसके बाद ही बच्चे आएंगे। आजकल का समय अलग है, पर इम्पोर्टेंट नियम के हिसाब से शादी करने के बाद ही बच्चे होते हैं। तो इसलिए 1 4 7 10 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है।
इसलिए केंद्र भाव कहा जाता है। अगर केंद्र में राहु मौजूद हो जाते, उच्च भी हो जाते, उच्च राशि में चले जाते, राहु की उच्च राशि मिथुन राशि, तो मिथुन राशि में उच्च हो गए, ज़्यादा शक्तिशाली देखा जाए तो मिथुन राशि में होते हैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। तो जहाँ सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है वहीं हम उसे देखेंगे। तो राहु अगर उच्च हो गए, केंद्र भाव में चले गए 1, 4, 7, 10 में, तब क्या होगा? मेन जो इम्पोर्टेंट फील्ड है सबको राहु ने घेर लिया। राहु के सामने केतु, राहु केतु आमने सामने हमेशा होते हैं। राक्षस का गर्दन के ऊपर और गर्दन के नीचे दोनों आमने सामने होते हैं, क्योंकि एक ही जन है वो। तो बुरी तरह देखा जाए तो केंद्र भाव को उन्होंने घेर लिया। राहु केतु उच्च हो गए, और राहु केतु उच्च हुए मतलब सूर्य भी गए। जिनकी पत्रिका में राहु केतु उच्च होते हैं, राहु केतु शक्तिशाली होते हैं बाकी शुभ ग्रहों के मुकाबले, वहाँ सूर्य कमज़ोर हो जाते हैं। क्यों? इसीलिए क्योंकि राहु को सबसे ज़्यादा शत्रु किसे मानता है? सूर्य को, चंद्र को नहीं। चंद्र को दबाने की कोशिश करता है, चंद्र को डराने की कोशिश करता है, पर सबसे ज़्यादा शत्रु जिसे मानता है वो है सूर्य, क्योंकि सूर्य की वजह से उनका सर धड़ से अलग हो गया था। अगर सूर्य उन्हें प्रकाश नहीं डालते, पता भी नहीं चलता कि राक्षसों के बीच, मतलब देवताओं के बीच में भेष बदल करके कोई बैठा हुआ है। ये बात सूर्य ने ही बताई थी। सूर्य ने प्रकाश डाल दिया था उनके ऊपर, अंधकार के ऊपर प्रकाश डाल करके लोगों के सामने पहचान करवा दिया। इसलिए सबसे ज़्यादा राहु की शत्रुता सूर्य से है। इसलिए राहु की जब दृष्टि सूर्य पर होती है, वे राहु सूर्य अगल बगल रहते हैं, सबसे ज़्यादा विस्फोटक हालत क्रिएट करते हैं, जीवन में प्रॉब्लम ला देते हैं, क्योंकि अपना घोर शत्रु मानते हैं सूर्य को, राहु। क्योंकि राहु क्या अंधेरा है, परछाई है, तामसिक है, नकारात्मक। सूर्य क्या है? सकारात्मक, पॉजिटिविटी, लाइटनेस, ऊर्जा, उजाला। तो उजाला की दृष्टि जब अंधकार के ऊपर पड़ेगी, और राहु कभी भी नहीं चाहते थे कि सूर्य हमें बता दे कि हम भेष बदल करके बैठे हुए हैं और हमारा सर धड़ से अलग हो जाए। पर आखिरकार वही हुआ, देखा जाए तो आखिरकार वही हुआ। सूर्य ने प्रकाश डाल दिया और जो राक्षस थे उनका सर धड़ से अलग हो गया। ऊपर गर्दन के ऊपर वाला राहु, गर्दन के नीचे वाला केतु, यही हुआ। तो आकृति सिंह जी ने जो प्रश्न पूछा था विदेश यात्रा से जुड़े, तो देखा जाए तो होगी विदेश यात्रा, लेट से, बहुत ज़्यादा विलंब से। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव के जो स्वामी है चंद्र, अष्टम भाव के स्वामी जो है शनि, वो चंद्र के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, लग्न भाव पर, लग्नेश के ऊपर भी, जो कि सप्तम भाव के स्वामी भी है, क्योंकि दाम्पत्य में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लाएंगे। कहीं ना कहीं अगर आप कंडीशन रखेंगे, प्रॉब्लम तो लाएंगे नहीं पर कंडीशन रखेंगे। पूजा पाठ करना होगा तब जाकर ठीक रखेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे प्रॉब्लम करेंगे। डिस्टर्ब करने का लिए अकेले ही काफ़ी है। शनि खुद भी डिस्टर्ब करेंगे, बुध भी प्रॉब्लम फेस करेंगे, बुध प्रॉब्लम फेस करेंगे तो आपका दाम्पत्य को भी बिगाड़ देंगे। चंद्र के ऊपर भी दृष्टि है, चंद्र को भी नहीं छोड़ेंगे तब आपका दाम्पत्य भी डिस्टर्ब होने लगेगा। एक ही कंडीशन रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ। इसी वजह से, क्योंकि आपने जब विदेश यात्रा के बारे में पूछा था, बहुत ज़्यादा लेट होगी। क्योंकि उदाहरण के तौर पर आप देख सकेंगे, जैसे आज अगर आप विदेश यात्रा करेंगे, फिर 5 साल के बाद आपको विदेश यात्रा करना होगा। इतना लेट, इतना विलंब। आज बोलेंगे कल ही नहीं होगा, कभी भी पॉसिबल नहीं। और अगर ज़बरदस्ती करने जाएंगे, विदेश तो चले जाएंगे, बदनाम होकर के वापस भारत में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य की दृष्टि भी द्वादश भाव पर, राहु की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर। सूर्य पहले से ही पीड़ित है राहु और केतु के द्वारा, राहु और केतु उच्च राशि में। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ करके रास्ता को ठीक करना होगा। क्योंकि द्वादश भाव में राहु अगर उच्च है तो उसके साथ साथ गुरु भी बैठे हुए हैं, गुरु की शक्ति को बढ़ाना होगा। इस पत्रिका में गुरु, सूर्य, मंगल, जितने भी सुबह ग्रह है, शुक्र, सारे के सारे पूरी तरह से 6, 8, 12 में चले गए, और बाकी के बाकी राहु से पूरी तरह से पीड़ित हो गए। देखा जाए तो जो प्रश्न आपने पूछा था विदेश यात्रा से जुड़े, विदेश यात्रा होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि विदेश यात्रा होगी ही नहीं, होगी, पर काफ़ी ज़्यादा विलंब से, 5 साल का लेट। आज विदेश यात्रा करेंगे, 5 साल के बाद, फिर 5 साल के बाद हो गया, फिर उसके 5 साल के बाद। आज बोलेंगे कल चलेगा, ऐसा नहीं होगा। ज़बरदस्ती करेंगे, फर्जी पासपोर्ट बनाएंगे, क्योंकि पासपोर्ट वगैरह क्या है, सूर्य से जुड़े हैं, गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। सूर्य देख रहे द्वादश को, यानी कि गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। जैसे पासपोर्ट वगैरह, पासपोर्ट वीज़ा बनाएंगे तो सारे के सारे गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट से जुड़े दस्तावेजों को अब नकली बनाएंगे, डुप्लीकेट बनाएंगे जल्दी से वहाँ जाने के लिए, तब क्या होगा, फर्जी में पकड़े जाएंगे। और अभी जो महादशाएँ चल रही हैं वो भी काफ़ी आपके लिए परेशानी क्रिएट करने के लिए।
पकड़े भी जाएंगे, पकड़ा भी देंगे, आपको मुसीबत में भी डाल देंगे। तो उससे अच्छा थोड़ा विलम्ब किया जाए, परिस्थिति को ठीक ठाक कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, तब जा कर के जितने भी नकारात्मकता है पत्रिका में सब कुछ दूर होंगी, तब जा कर के आपको विदेश यात्रा के रास्ते खुलेंगी, क्योंकि पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी विदेश जाने के लिए। अब देखा जाए तो शुक्र भी द्वादश को देख रहे हैं। शुक्र एकादश भाव के स्वामी है और चतुर्थ भाव के स्वामी है, मातृभूमि के स्वामी है, षष्ठम भाव में बैठ करके द्वादश को देख रहे हैं। तो विदेश ना जाने का कोई कारण ही नहीं है। राहु भी द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, द्वादश भाव के जो स्वामी है बुध, वो भी लग्न को देख रहे हैं। तो विदेश यात्रा अच्छी खासी है, पर विलंब होगा। क्यों? शनि की वजह से, क्योंकि शनि कर्क लग्न की पत्रिका में अष्टमेश, अष्टमेश की दृष्टि चंद्र के ऊपर, लग्नेश के ऊपर भी, पंचम पर भी और खुद के भाव अष्टम भाव पर भी। और एक और, क्योंकि इनके विदेश यात्रा से जुड़े प्रश्नों का उत्तर तो काफ़ी ज़्यादा मिल चुके हैं, शायद इनसे आगे और कोई प्रश्न उत्तर बनेंगे ही नहीं, क्योंकि विदेश यात्रा तो है पर विलंब के साथ। जैसे सूर्य है तो पासपोर्ट, वीज़ा, जो गवर्नमेंट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ सूर्य से जुड़े हुए रहेंगे। तो गुरु की दृष्टि सूर्य पर, गुरु की दृष्टि शुक्र पर, अच्छी खासी योग है विदेश यात्रा के, तो विलंब के साथ। कभी भी जल्दबाजी के साथ तो पॉसिबल होगी ही नहीं। जितना विलंब कर पाएंगे विदेश यात्रा में उतनी अच्छी। तकरीबन मिनिमम 5 साल, मिनिमम, उससे भी ज़्यादा हो सकती है, पर मिनिमम देखेंगे तो 5 साल। 5 साल के नीचे ज़बरदस्ती ना करे तो ही अच्छा है। ज़बरदस्ती करेंगे बदनाम होकर के वापस मातृभूमि भारत में। इसीलिए विदेश यात्रा से जुड़े प्रश्न मिल चुके हैं, पर एक और प्रश्न जो मौजूद थे पहले से ही, क्योंकि उसका आंसर काफ़ी ज़्यादा बड़े नहीं है, कि चंद्र से जुड़े, जो चंद्र शनि और चंद्र राहु की, जिनके जानेंगे पूजा पाठ बहुत अच्छे से होते हैं। कईयों की पत्रिका में देख सकेंगे, जैसे और भी विश्लेषण कार्यक्रम आगे आएंगे, पहले भी पुराने वीडियो में आ चुके हैं कई बार, पुराने वीडियो भी विश्लेषण के, आने वाले समय में भी विश्लेषण आएंगे, तो उनमें भी देख पाएंगे कि जहाँ चंद्र अच्छी परिस्थिति में, क्योंकि पिछले या 1-2 हफ्ते पहले जो विश्लेषण आए थे वहाँ भाग्य भाव में चंद्र बैठे हुए थे, कोई उसके ऊपर पापग्रह की दृष्टि नहीं थी। इस प्रकार के चंद्र को देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि पिछले जन्म के जो पूजा पाठ है, शरीर छोड़ने के बाद जो पूजा पाठ होती है, जो पूजा पाठ हुई थी बिल्कुल ठीक ठाक हुई थी, उनमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था, पूरी तरह से विधि के साथ, पूरे नियम कानून के साथ जो होने चाहिए थे उसी प्रकार से हुए। तभी जा कर के चंद्र पूरी तरह से पाप मुक्त, मतलब पापग्रह से मुक्त होते हैं। पापग्रह से चंद्र को अगर मुक्त करना है तो यही एक रास्ता है। जब कोई भी चले जाते हैं, किस प्रकार से हम पूजा पाठ करते हैं, किस नज़रिए से हम देखते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी हुई या नहीं, उस हिसाब से चंद्र की परिस्थिति अगले जन्म में मैटर करेगी। चंद्र पापग्रह से पीड़ित अगर नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं मानना चाहिए कि जो उन्होंने इच्छा रखी थी शरीर में रहते हुए, शरीर से जब बाहर निकले उनकी इच्छा पूरी तरह से पूरी हो गई, कहीं कोई इच्छा बची ही नहीं। जो उन्होंने इच्छा रखी थी, जो एम था, जो इंटेंशन था, जो चाहत थी, पूरी तरह से पूरी हो गई। और उसी से हम जान सकेंगे कि चंद्र पूरी तरह से पाप मुक्त हो चुके हैं। पाप मुक्त चंद्र, साधारण चंद्र इस प्रकार से अगर कहीं भी पत्रिका में मौजूद होते हैं तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से पिछले जन्म के विधि विधान से बनाए हुए चीज़ें हैं, पूरी तरह से नियम कानून फॉलो करके की कोई पूजा पाठ के ही नतीजे होते हैं। क्योंकि ये सारे जितने भी डिस्क्रिप्शन है, जितने भी प्रश्न हैं, शॉर्ट में ही है, क्योंकि विश्लेषण कार्यक्रम है, लोगों के प्रश्न उनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, पर जब स्पेशल डॉक्यूमेंट्री रहेंगी पूरी तरह से विस्तृत तय पर इस पर जानकारी मौजूद रहेंगी कि ये सब होता क्या है, क्यों होती है, इसके शुभ संकेत क्या है, अशुभ संकेत क्या होती है, और इस तरह से हर एक भाव में जो युति बनती है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, उसके इंटेंशन क्या है, मायने क्या है, पिछले जन्म से इसका जुड़ा हुआ क्या है, अब इस जन्म में किस प्रकार से उसका इफेक्ट करेगी। पैसे की कमी क्यों रहेगी पहले भी बता चुके हैं भाग 2 में, फिर एक बार भाग 3 में बता सकता हूँ कि गुरु राहु से पूरी तरह पीड़ित है, शुक्र भी पूरी तरह से पीड़ित है, सूर्य भी है, क्योंकि धन के जो स्वामी है गुरु वो भी पूरी तरह से पीड़ित, धन के कारक शुक्र वो भी पूरी तरह से पीड़ित, और धन के जो 2 भाव है पत्रिका में, एकादश भाव और द्वितीय भाव, वो भी कहीं ना कहीं पापग्रह से पूरी तरह पीड़ित। एक में शनि मंगल की शत्रु कॉम्बिनेशन, लड़ाई वाली योग, और द्वितीय भाव में जहाँ 5 लिखी हुई है वहाँ पर केतु और मंगल का दृष्टि होती।
क्योंकि देखा जाए दोनों ही भाव बिगड़े हुए हैं, दोनों में ही मंगल है, दोनों में ही उग्र प्रकार के ग्रह, नकारात्मक ग्रहों की दृष्टि, क्योंकि देखा जाए तो केतु उच्च है शनि के मुकाबले। इसी वजह से धन की कमी हमेशा रहेगी। धन की अगर चाहत है तब जाकर के शुभ ग्रहों को पावर देनी पड़ेगी। शुभ ग्रहों को पावर तभी मिलेगी जब पूजा पाठ करेंगे। पूजा पाठ के बिना हमेशा नकारात्मक प्रभावी रहेंगी। नकारात्मक ग्रह कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप पूजा पाठ करें और आपके अंदर सकारात्मकता आ जाए और उनकी शक्तियाँ पूरी तरह से डाउन हो जाए।